हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटे, आप लोगों की डिमांड थी कि मैं चैप्टर 7, 9, 11 और 10 इन सभी चैप्टर से एक साथ एक ही वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं। बच्चों, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी और उन सब पे छोटा छोटा एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। डिटेल्ड आंसर के वीडियोस मैंने अलग बना रखे हैं। अगर आपको उन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर चाहिए तो आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पर से निकाल करके प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ से भी आप एक साथ देख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही मैं दे पाऊँगी हर क्वेश्चन का, और आपको ये बता पाऊँगी कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए बच्चों, तो आप चैप्टर रीडिंग कीजिए, बहुत अच्छे से उसको 2 से 3 बार रीड कीजिए। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उन पर पॉइंट्स बनाइए और पॉइंट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए। पूरे चैप्टर को बार बार रिवाइज़ मत कीजिए, बल्कि आप उनमें से पॉइंट्स निकालिए और पॉइंट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए। हर क्वेश्चन पे 2 से 3 पॉइंट्स ज़रूर निकाल के लिखें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 6 नंबर में भी आते हैं, तो उनके पॉइंट्स आपको थोड़े ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो हम पहले चैप्टर 9 को देखते हैं। चैप्टर 9 है हमारा औद्योगिक क्रांति, और देखते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस हैं। एक तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत ब्रिटेन में ही हुई थी, और ब्रिटेन में 1780 से लेके 1850 1780 से लेके 1850 के बीच में जो परिवर्तन आते हैं, मतलब जो उद्योग हैं वो थोड़े बड़े पैमाने पर होने लगते हैं और प्रोडक्शन बढ़ जाता है, नई नई मशीनों का आविष्कार होता है। ये प्रथम औद्योगिक क्रांति कहलाती है और इसकी शुरुआत इंग्लैंड से ही होती है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृषि क्रांति क्या थी। तो कृषि क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी अपनी ज़मीनों को बड़ा कर लिया था। आसपास के खेतों को या तो उन्होंने खरीद लिया था या फिर जो सार्वजनिक ज़मीन पड़ी होती थी उस पर कब्जा कर लिया था। इस तरीके से इन्होंने अपनी ज़मीनों को बड़ा कर लिया था, और इससे क्या हुआ था, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई थी। और साथ ही जो आसपास के भूमि के मालिक हुआ करते थे, छोटे मोटे किसान हुआ करते थे, वो अपनी ज़मीनें भी यहाँ से बेच के चले गए थे। तो फिर इस तरीके से वो नगरों की तरफ चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए रोज़गार नहीं रहा था, तो वो शहरों की तरफ चले गए थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंदन का महत्व क्यों बढ़ गया था। तो त्रिकोणीय व्यापार के कारण इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार होता है उसके कारण लंदन का महत्व बढ़ गया था। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिकोणीय व्यापार क्या था। त्रिकोणीय व्यापार, 2 त्रिकोणीय व्यापार हैं जो फेमस हैं। एक अफीम युद्ध होता है जिसकी वजह से वो त्रिकोणीय व्यापार था, जो इंग्लैंड, भारत और ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन, भारत और चाइना के बीच में था। तो दोनों में ही इंग्लैंड कॉमन है। इस त्रिकोणीय व्यापार में अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ हैं इंग्लैंड के साथ साथ, और उस त्रिकोणीय व्यापार में इंग्लैंड के साथ चाइना और भारत हैं। तो आप त्रिकोणीय व्यापार के बारे में भी बता सकते हैं और पूछा जा सकता है, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। बच्चों, आपसे डर्बी परिवार के बारे में पूछा जा सकता है, जिन्होंने धम्मन बट्टी का आविष्कार किया था। तो ये डर्बी परिवार में 3 डर्बी थे, मतलब फादर, फिर उनका बेटा और फिर उसका बेटा। तो 1709 में पहले इब्राहिम डर्बी ने धम्मन बट्टी का आविष्कार किया था। दूसरे डर्बी ने डलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया था, और तीसरे डर्बी ने पहला लोहे का पुल बनाया था। तो इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डर्बी परिवार का योगदान क्या था, लोहे के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। बच्चों, आपसे भाप की शक्ति के प्रयोग के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में इन दिनों भाप की शक्ति को पहचान लिया गया था और जहाज़ों और रेलगाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाने लगा था। भाप का इंजन भी स्टीफेंसन ने बनाया था, और भाप की शक्ति का प्रयोग खनन उद्योग में भी किया जाने लगा था।
तो भाप की शक्ति के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि समाजवाद क्या है। तो उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व रहता है, तो ये समाजवाद होता है। आपसे बच्चों पूंजीवाद पूछा जा सकता है। तो जिस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर केवल एक व्यक्ति का स्वामित्व रहता है, यानी कि निजी लोगों का स्वामित्व रहता है, तो वो पूंजीवाद कहलाता है। बच्चों, आपसे लुडिज्म आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। लुडिज्म आंदोलन जनरल नेड लुड के नेतृत्व में चलाया गया था, यानी कि इस आंदोलन में क्या किया गया था। इस आंदोलन में इनकी 2-3 डिमांड्स थी। पहला तो ये कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाए। दूसरा, औरतों और बाल मजदूरी पर नियंत्रण लगाया जाए। तीसरी इनकी ये डिमांड थी कि बेरोजगारी के लिए काम और कानूनी तौर पर मजदूर संघ बनाने का इनको अधिकार दिया जाए। तो ये 2-3 इनकी डिमांड थी। और जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही थी उसकी भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, ये भी इनकी डिमांड थी। बच्चों, आपसे इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे कारण थे। पहला तो ये था कि जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, मतलब नगरों और नहरों में जनसंख्या बढ़ रही थी, जिससे बहुत आसानी से श्रम उपलब्ध हो गया। इंग्लैंड में अच्छी व्यवस्था थी। कौन सी? परिवहन व्यवस्था अच्छी थी, यानी कि रेल वगैरह, ये परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। नहरें बना ली गई थी जिनसे परिवहन आसान हो गया था। इंग्लैंड में बैंकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड था जो आसानी से ऋण उपलब्ध करा देता था, तो बड़े उद्योगों को लगाने में इसमें आसानी होती थी। रेल परिवहन की व्यवस्था इंग्लैंड में थी। लंदन त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया था, ये भी इंग्लैंड में औद्योगिकरण का एक कारण था। इंग्लैंड के अंदर कोयला और लोहा उपलब्ध थे, इस वजह से भी इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। सीसा, तांबा और जस्ता उपलब्ध थे इंग्लैंड में, इस वजह से भी इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण क्यों हुआ या इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण की शुरुआत क्यों हुई, तो ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी थे। राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की वजह से मुद्रा एक ही थी काफ़ी बड़े हिस्से पर। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जो व्यापार वगैरह होता था, एक ही सम्राट था यहाँ पर, एक ही तरह के कानून थे, तो व्यापार में थोड़ी आसानी होती थी। आपसे कपास उद्योग या कपड़ा उद्योग से संबंधित कुछ आविष्कार पूछे जा सकते हैं। उड़न तूरी करघे का आविष्कार किया गया था, जॉन के ने किया था। कताई मशीन का आविष्कार किया गया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। पावर लूम या शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया गया था, जो एडमंड कार्टराइट ने किया था। म्यूल का आविष्कार किया गया था, जो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। बच्चों, आपसे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पूछे जा सकते हैं। देखिए, कुछ अच्छे प्रभाव हुए थे और कुछ बुरे प्रभाव भी हुए थे, जैसे कि बेकारी में वृद्धि हो गई थी, मतलब बेरोजगारी बढ़ गई थी। नवीन वर्गों का जन्म हो रहा था, ये भी एक प्रभाव है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि कृषि क्रांति हुई थी, जिसमें मजदूर मतलब ज़मीनें जो हैं वो बड़े ज़मींदारों ने ले ली थी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, ये एक पॉजिटिव प्रभाव था, मतलब सकारात्मक प्रभाव था। कुटीर उद्योगों का अंत हो गया था, ये इस प्रभाव को सकारात्मक भी कह सकते हैं और नकारात्मक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं वो बर्बाद हो गए थे। नवीन औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई थी और छोटे कारीगरों जो थे वो मजदूर बनकर रह गए थे। अधिक और सस्ता माल मिलने लगा था। स्त्रियों और बच्चों का शोषण हुआ था और मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इन कारणों में कुछ बुरे प्रभाव भी हैं और अच्छे प्रभाव भी हैं। जैसे कि बुरे प्रभाव हैं मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, बेरोजगारी का बढ़ना, बेकारी में वृद्धि होना और भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना, ये कुछ बुरे प्रभाव थे जिनको नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। और कुछ अच्छे प्रभाव थे, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना और बड़े बड़े उद्योगों का पनपना, नए नए आविष्कारों को होना, माल का अधिक सस्ता मिलना, ये कुछ अच्छे प्रभाव थे।
और शुरुआत में काफ़ी कामगारों को काम भी मिला। ये भी कुछ अच्छे प्रभाव थे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से नियम और कानून बनाए गए थे जिससे श्रमिकों की दशा में सुधार किया गया था, या फिर उद्योगों से संबंधित क्या कानून बनाए गए थे इंग्लैंड में। तो बच्चों, खान और कोयला खान अधिनियम बनाया गया था, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और स्त्रियों को खानों में खनन जो होता था, कोयला वगैरह के जो खनन होते थे, इनमें जाने पर रोक लगा दी गई थी। आपने KGF देखी होगी, वहाँ पर भी किस तरीके से खनन के अंदर जाकर के, मतलब वो गुफाएं सी होती थी, उसके अंदर जाकर खनन करना होता था, मतलब कोयला निकाल के लाना है या फिर लोहा निकाल के लाना है। तो इनमें जाना थोड़ा भयानक होता है। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम आया था, जिसमें 18 साल से कम के बच्चों और स्त्रियों पर 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। ये एक कानून था जिसको कहा गया फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। फिर एक और कानून आया था 1819 में। इसमें 9 साल से कम बच्चों पर 9 साल से कम के जो बच्चे हैं उनसे फैक्ट्रियों में काम नहीं लिया जाएगा, ये नियम बनाया गया था। 1833 में भी एक अधिनियम आया था और एक और 10 घंटा अधिनियम आया था। आप इनमें से कोई 2-3 अधिनियम याद कर लीजिए, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम औद्योगिक क्रांति। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि 1780 से लेकर 1850 के बीच इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक बदलाव हुए वही था प्रथम औद्योगिक क्रांति। आपसे नेहरोन्माद पूछा जा सकता है कि नेहरोन्माद क्या था। बच्चों, 1761 में जेम्स ब्रिडली जो हैं वो पहली नहर इंग्लैंड के अंदर वर्सली कैनाल को बनाते हैं, और उसके बाद उसके फ़ायदों को देखा जाता है, और उसके फ़ायदों को देखते हुए 1788 से लेके 1796 में बहुत सारी नहरें बनाई जाती हैं। लगभग 46 नई नहरें बनाई जाती हैं, जिनमें इन 60 वर्षों में 4000 मील से भी अधिक की नहरें बनाई जाती हैं। इसी अवधि को, मतलब 1788 से लेके 1796 के बीच जो बहुत सारी नहरें, लगभग 46 नई नहरें बनाई जो गई, इसी घटना को नेहरोन्माद कहा गया है। ये लुडिज़्म आंदोलन मैंने बता ही दिया कि जनरल नेड लुड की अध्यक्षता में या लीडरशिप में जो आंदोलन चलाया जाता है उनके नेतृत्व में, वो लुडिज़्म आंदोलन कहलाता है, जिसमें इनकी कुछ 2-3 डिमांड्स थी। बच्चों, आपसे जुड़वां अधिनियम पूछा जा सकता है कि जुड़वां अधिनियम क्या था। बच्चों, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत ब्रिटेन में ही होती है, इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछे जाएंगे। तो आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है वो ब्रिटेन के बारे में ही पूछा जा रहा है। अधिनियम, जुड़वां अधिनियम आपसे पूछे गए थे। जुड़वां अधिनियम पहले भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। देखिए, जुड़वां अधिनियम जो है वो 1795 में आते हैं, और कहाँ पर आते हैं? ब्रिटेन में। क्योंकि हम इस चैप्टर में सारी बात ही ब्रिटेन के बारे में कर रहे हैं, तो जुड़वां अधिनियम जो है वो ब्रिटेन की संसद निकालती है, 1795 में निकालती है, 1795 में। इसमें क्या होता है कि लोगों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि कोई भी सरकार के विरुद्ध लोगों को नहीं भड़काएगा, और कोई भी ऐसा भाषण नहीं लिखेगा, और न ही कोई भाषण ऐसा देगा जिससे लोग सरकार के विरुद्ध हो जाएं या सम्राट के विरुद्ध हो जाएं। तो ये जुड़वां अधिनियम है। जैसे हमारे देश में रॉलेट एक्ट आया था ना, वो भी यही लेकर आए थे ब्रिटेन वाले। इसी तरीके से जुड़वां अधिनियम आता है 1795 में, ब्रिटेन के अंदर आता है। लेकिन ये तो इन चीज़ों को अवैध घोषित कर दिया गया था, और 50 से अधिक लोगों को सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। तो ये सब जो थे ये जुड़वां अधिनियम थे। ये मतलब कुछ खास चीज़ें की गई थी, कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, वो जुड़वां अधिनियम था। इस अधिनियम में सस्ते अनाज के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब बाहर से अनाज नहीं मंगाया जाएगा, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे कि मक्का पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यही सब था जुड़वां अधिनियम।
बच्चों आपसे नहर और रेलवे के लाभ, सापेक्षिक लाभों को वर्णित कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों नहर और रेलवे के लाभ देखे जाएं तो दोनों ही सेम हैं, दोनों ही परिवहन के लिए हैं। नहर का लाभ ये होता है, देखो नहर से क्या है, सिंचाई के लिए भी अच्छा होता है नहर, और नहर से क्या है कि जहाज, नाव, परिवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और नहरों से जो परिवहन क्षमता होती है वो स्थल मार्ग की परिवहन क्षमता की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। तो कोयला, लोहा, इनको दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है सस्ते दामों पर। तो ये नहर का लाभ है। और रेलवे का भी लगभग यही लाभ है। अगर आप गाड़ियों से, ट्रकों से माल इधर से उधर भेजते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर रेलवे से आप भेजते हैं तो वो फिर भी थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा मात्रा में माल ले जा सकती है और बहुत बड़ी बड़ी दूरियां भी तय कर सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों हुई। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि क्योंकि इंग्लैंड में राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी, एक ही राजनीतिक व्यवस्था थी, एक ही सम्राट का काफ़ी बड़े हिस्से पे शासन था, तो इस वजह से एक ही तरह के कानून थे, मुद्रा व्यवस्था एक सी थी। दूसरा, नहरों की व्यवस्था ब्रिटेन में कर ली गई थी, बैंकिंग सुविधा मिल गई थी। कृषि क्रांति भी ब्रिटेन में ही हुई थी, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही होती है। औद्योगिक क्रांति की मुख्य विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, कुटीर उद्योग खत्म हो गए, उत्पादन जो था मशीनों के माध्यम से होने लगा। उत्पादन की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई और बहुत सारे बदलाव औद्योगिकरण के क्षेत्र में आए, नए नए आविष्कार हुए। ये सभी के सभी औद्योगिक क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। बच्चों आपसे औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कारों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इस भाप इंजन के आविष्कार के बारे में बता सकते हैं। आप लोहे के क्षेत्र में जो डर्बी फैमिली ने आविष्कार किए थे, धम्मन भट्टी का आविष्कार, उसके बारे में बता सकते हैं। हम्फ्री डेवी के लैंप के आविष्कार के बारे में बता सकते हैं। और कपड़ा उद्योग और कपास उद्योग के क्षेत्र में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता है, आर्कराइट एक आविष्कार करता है, म्यूल का आविष्कार होता है। इन सब के आविष्कारों के बारे में भी आप बता सकते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था के पर क्या प्रभाव पड़ा। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक दो पॉइंट मैं इस पर बता देती हूँ। देखिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई और वहाँ पर मशीनें और आविष्कार हुए, माल तेज़ी से बनने लगा और सस्ते दामों पर बनने लगा। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये प्रभाव पड़ा कि भारत में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर माल बना करके भारत भी लाया जाता था, क्योंकि उस वक्त भारत इंग्लैंड का गुलाम था और भारत में भी वो बना बनाया माल लाया जाता था। तो और यहाँ पर जो कच्चा माल था उसको कम दामों पर ख़रीद लिया जाता था। इससे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो लगभग ठप्प हो गए थे। यहाँ के जो छोटे मोटे और कुटीर उद्योग थे वो भी ख़राब हो गए थे और हमारे देश के बहुत सारे बुनकर वगैरह जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई। तो बच्चों मिश्रित वरदान ये ऐसे थी क्योंकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़े थे। जैसे कि सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या थे कि नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ था, उत्पादन तेज़ी से होने लगा था और मानव को भारी कामों से छुटकारा मिल गया था। संचार व्यवस्था बढ़ गई थी, परिवहन व्यवस्था बढ़ गई थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे, बड़ी बड़ी दूरियां अब छोटी हो गई थी, कहीं भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। अब लंबी दूरियां तय करने की ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता था। बैंकिंग प्रणाली का भी विकास हुआ था और कच्चे माल की मांग बढ़ गई थी, जिससे कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया था और मनुष्य के आराम और सुख बढ़ गए थे। ये सभी औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हैं। और औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं कि लोग बेरोज़गार होने लगे थे, वो काम की तलाश में शहरों की तरफ भागने लगे,
जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई और जनसंख्या के साथ क्या हुआ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की समस्याएं बढ़ गईं, क्योंकि ये छोटी-छोटी जगहों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे थे और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गईं। स्त्रियों और बच्चों का शोषण हुआ काम के दौरान, क्योंकि कम पैसों में इन्हें रख लिया जाता था और ये बहुत ख़राब स्थितियों में काम करते थे। छोटे-छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, जिनसे जो छोटे रोज़गार जिन लोगों को मिले हुए थे उनके हाथ से रोज़गार छिन गया और समाज भी दो भागों में विभाजित हो गया, एक उद्योगपति और दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो ये मिश्रित वरदान साबित हुई, क्योंकि इसके कुछ अच्छे प्रभाव हुए और कुछ बुरे प्रभाव हुए। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इनको खराब स्थितियों में काम करना पड़ता था, इनको कम मजदूरी दी जाती थी और इनके लिए इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। स्वास्थ्य समस्याएं इनके साथ होने लगी थी, बच्चों और औरतों के साथ। ये बच्चे जो हैं वो कई बार मशीन में फंस जाते थे, इनके हाथ कुचल जाते थे, ये गिर जाते थे। कोयला खानों में, ऐसी जगहों पर इनको बच्चों को काम करना पड़ता था, जिससे इनका स्वास्थ्य खराब होता था और कई बार इनकी मृत्यु भी हो जाती थी। बच्चों, चैप्टर 9 से ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने बता दिया। अब चलते हैं चैप्टर 10 पर कि वहाँ से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। देखिए, चैप्टर 10 में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस